स्टार्ट हुई चलना यहाँ से, सपोज मान लेते हैं जी, जो आगे था वो एक्स चला और पीछे वाला। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही है। देखो हम लोग यूनिट मेजरमेंट डिस्कस कर चुके हैं, अब हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन पर हैं और मोशन इन स्ट्रेट लाइन पे हमारा पहला लेक्चर हो गया, ठीक है। तो आज हम दूसरा लेक्चर करेंगे। इसमें टोटल 38 क्वेश्चन डिस्कस करना है, जिसमें से 10 हो गए हैं। इसके आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्टिंग हो रहा है, ठीक है। देखो हमसे बोल रहा है कि अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट accelerate at the rate f through distance s, then continue at constant speed for time t, and then deaccelerate at the rate of f by 2 to come to rest. If the total distance traversed is 15s, then हमें निकालना है वैल्यू s की, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको बनाना है फिगर, ठीक है। मान लेते हैं कि पॉइंट a हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है, यहाँ से जाकर b तक पहुंचे। अच्छा, यहाँ u इज इक्वल टू 0 से स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है। अच्छा, इसके पहले का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नया टॉपिक आएगा तो वहाँ पर डिस्कशन करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, आगे बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है s करता है विद द एक्सेलरेशन ऑफ f, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर इसकी वेलोसिटी सपोज v हो जाती है, ठीक है। अच्छा, v की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी से निकालेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि इधर जो टाइम है वो टी टाइम के लिए इतना ए से बी तक ऑब्जेक्ट चलता है, ठीक है, या टी1 मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो यू तो 0 है, स्टार्ट कर रहा है, तो वी इज इक्वल टू क्या, ए की वैल्यू एफ है और टी की वैल्यू टी1, तो यहाँ की वैल्यू जो आ गई एफ टी1 आ गई, ठीक है। अच्छा, वी से सी तक कह रहा है, इसके बाद कंटिन्यू टू मूव एट कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कांस्टेंट है मतलब एक्सीलरेशन 0 हो गया, कितने टाइम के लिए? टी टाइम के लिए। तो बताओ क्या इधर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्या किसी तरह? यहाँ पर सपोज मान लो कि डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक s1 हो गई, तो इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं s1 की। कैसे निकालेंगे? देखो हमारे पास है क्या, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल भी तो यही होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो एफ टी1 ही होगा। तो अगर मैं लिखूँ क्या, d इज इक्वल टू एस बाई टी, सॉरी s इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारे पास टाइम दिया है यहाँ से यहाँ तक का t, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम t दिया हुआ है और हमें निकालना डिस्टेंस s हमारे पास है और हमारे पास अच्छा इसको s1 हमने मान रखा है, तो जो d है हमारा s1 हो गया ना, और हमारे पास क्या दिया हुआ है, स्पीड एफ टी वन हमने निकाल रखा है। तो s1 इज इक्वल टू, अगर मैं लिखूं यहाँ से फॉर्मूला बना दूं, d इज इक्वल टू s इंटू टी, एस इज द स्पीड, तो d की जगह s1 लेना है और स्पीड है एफ टी वन इंटू टी हो गया, ठीक है। ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास और ये वाली वैल्यू आ गई। इसके आगे बोल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट चल रहा है सी से डी तक, ये डी एक्सीलरेट हो रहा है और यहाँ पर आकर इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है और यहाँ पर डी एक्सीलरेशन एफ बाई 2 से है, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसको s2 बोल दूँ, ठीक है, तो s2 मैं निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा s2? देखो हमारे पास क्या है, एक तो डिस्टेंस s2 निकालना है, फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन है, टाइम हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मैं लिखूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। हमें निकालना है डिस्टेंस, डिस्टेंस यहाँ से निकल सकता है और यहाँ से निकल सकता है, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, यहाँ से निकालने के लिए आपको चाहिए टाइम, ठीक है, जो हमारे पास है ना, हमारे पास s निकालने के लिए इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल है, एक्सीलरेशन है, तो हम s यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ से s की वैल्यू हो जाएगी क्या, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a, ठीक है। वी स्क्वायर कितना है, फाइनली 0 है, ठीक है। तो यहाँ से s2 अगर मैं निकालूं तो s2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर 0 माइनस यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, एफ टी वन स्क्वायर हो गया, ठीक है, एफ स्क्वायर टी वन स्क्वायर, सॉरी, ठीक है, वी स्क्वायर यू स्क्वायर हो गया। भाई यहाँ के लिए इनिशियल वेलोसिटी का काम यही करेगा, ठीक है। एफ स्क्वायर टी वन स्क्वायर डिवाइड बाई 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू कितना हो जाएगी, एफ बाई 2, ये नेगेटिव में आएगी, क्यों? क्योंकि डी एक्सीलरेट हो रही है, एक्सीलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखना ध्यान से, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक एफ से एक एफ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो s2 की वैल्यू आई एफ टी वन स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, एफ टी वन स्क्वायर आया, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर ये जो s चल रहा है इसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो s इज इक्वल टू यहाँ से लिख सकते हैं कितना, यू टी
प्लस हाफ AT स्क्वायर निकालेंगे, तो T को हमने T1 मान रखा है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, इससे अगर निकालेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो गया, S है, और हाफ इंटू F है एक्सीलरेशन इंटू T1 स्क्वायर। तो S अगर F T1 स्क्वायर बाई 2 है तो S2 कितना हो जाएगा, ये F T1 स्क्वायर है डिवाइड बाई 2 नहीं है, तो इसका मतलब S2 जो हो जाएगा 2S हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास S2 की वैल्यू आ गई 2S, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको इक्वेट करके वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। ये बड़ा स्टैंडर्ड सवाल है, अगर आप लोगों ने अपना नोट्स अच्छे से करा होगा, जहाँ भी आप पढ़ रहे होंगे वहाँ पर ये सवाल कराया जाता है हर जगह, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस दिया हमें 15S, ठीक है, हमने लिख लिया, इज इक्वल टू हमारे पास इधर कितना डिस्टेंस चला, S चला, तो हमने S लिख लिया, इधर 15S है ना, ये 15S है, प्लस इधर कितना डिस्टेंस चला, हमने मान रखा है इसको S1 मान रखा, ठीक है, हमने लिखा S1, प्लस इधर S2 कितना चला, 2S के बराबर है, तो हमने लिख लिया 2S। तो 2S और 3S हो गया, 2S और S मिलके 3S हो गया, इधर लाओगे तो माइनस होगा, तो S1 की वैल्यू आ जाएगी 12S। S1 क्या है हमारे पास, S1 है F T1 इंटू T है, इज इक्वल टू 12 इंटू S क्या है, ऐसे हाफ F T1 स्क्वायर, ऐसे हाफ F T1 स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये T1 स्क्वायर से अगर मैं काटूं तो एक T1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, F से F कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से देखो इधर बचा T1, ठीक है, और इससे अगर मैं कैंसिल आउट करूं तो ये 6 हो जाएगा, भाई 6 2 जा 12 हो गया, तो T1 बचा इधर और ये 6 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इधर आके डिवाइड करेगा, तो T1 की वैल्यू आ गई T/6, ठीक है। अब जरा यहाँ से रख दो, हमसे पूछा है क्या, S की वैल्यू पूछा है, ये T1 की वैल्यू जो आई यहाँ पर उठा के पुट कर दो, तो S इज इक्वल टू, क्योंकि यहीं पर तो है S इज इक्वल टू हाफ इंटू F इंटू T1 की वैल्यू है T/6, उसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, T स्क्वायर बाई 6 का स्क्वायर 36, तो यहाँ से सॉल्व करोगे आ जाएगा F T स्क्वायर डिवाइड बाई 36 2 जा 72। समझ आई बात, क्लियर। क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है कि आपको एक्सिलरेट भी करा दिया, कांस्टेंट स्पीड भी लगा दिया, और उसके बाद डी एक्सिलरेट भी करा दिया, टोटल डिस्टेंस दे करके आपसे वैल्यू पूछा था। तो इसका आंसर कौन, S इज इक्वल टू FT स्क्वायर बाई 72 ना, तो डी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, 1/72 FT स्क्वायर। समझ आई बात, क्लियर सबको यहाँ तक, चलें आगे। चलो भाई बहुत बढ़िया, चलो देखो अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कार स्टैंडिंग 200 मीटर बिहाइंड द बस। बना लेते हैं भाई, ये हमारी कार है, ठीक है, और मान लेते हैं इससे 200 मीटर आगे एक बस बना लेते हैं, ठीक है, ये बस है और एक कार है, ठीक है। भाई बस जो है कार से आगे है या कार बस से 200 मीटर पीछे है, ठीक है। विच इज ऑल्सो एट रेस्ट, अच्छा दोनों रेस्ट पर हैं, तो दोनों के लिए u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा आगे देखो, कह रहा है द टू स्टार्ट्स मूविंग एट द सेम इंस्टेंट बट विद डिफरेंट फॉरवर्ड एक्सीलरेशन। देखो फॉरवर्ड एक्सीलरेशन का मतलब क्या हुआ कि आगे इसकी स्पीड बढ़ रही होगी, ठीक है, आगे की तरफ। द बस हैज एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बस कितने से चल रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, एंड द कार हैज एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है, ठीक है। द कार विल कैच अप विथ द बस आफ्टर अ टाइम ऑफ, कितने टाइम बाद जो है कार बस को कैच कर लेगा, तो मान लेते हैं T टाइम बाद कार जो है बस को कैच कर लेगा, तो T टाइम में मान लेते हैं इतना डिस्टेंस कवर करा इसने x, ठीक है, बस तो कार कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 200 प्लस x डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, यही तो कवर करेगा। अच्छा तो एक बात बताओ मुझे, मैं क्या लिखूं, यहां से मैं x की वैल्यू निकालूं, तो अब देखो फॉर्मूला क्या लगाना है, ठीक है। हमने माना कि T टाइम में जो है कार बस को कवर कर लेगा, तो फिर से फॉर्मूला लिखूं तो v इक्वल टू यू प्लस AT, पहले इक्वेशन में तो आता नहीं है x मतलब डिस्टेंस निकालने के लिए, दूसरे में आता है s इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, टाइम हमने मान रखा। तीसरा इक्वेशन अगर हम देखें तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, u तो है हमारे पास लेकिन v नहीं है, इधर हमने टाइम मान रखा तो हमारे पास टाइम हो गया और एक्सीलरेशन दिया है, तो मैं लगाऊंगा दूसरा इक्वेशन s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है, ये लगाऊंगा इक्वेशन। तो यहाँ से देखो मैं इसको इरेज करके पूरा इक्वेशन लिख रहा हूँ अच्छे से इस क्वेश्चन के लिए। तो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है x, तो क्या लिखोगे x इज इक्वल टू UT, इनिशियल स्पीड कितना है 0 है, तो u वाला टर्म 0 हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू a की वैल्यू बस के लिए कितना है 2 है, इंटू टाइम कितना लग रहा है T स्क्वायर लग रहा है, तो ये बन गया हमारा पहला इक्वेशन, ठीक है। अच्छा
अगर मैं दूसरे इक्वेशन पे जाऊं तो दूसरा क्या बनेगा? अच्छा, कार कितना चल रहा है? किसके लिए बना? ए बना बस के लिए। कार कितना चल रहा है? 200 प्लस एक्स चल रहा है, तो इसके लिए लिखोगे 200 प्लस एक्स इज इक्वल टू, क्या लिखोगे? इनिशियली ये भी रेस्ट पे था तो ये भी हो जाएगा 0 प्लस हाफ इंटू एक्सीलरेशन इसका कितना है? 4 है, 4 लिख दिया, टाइम तो वही होगा टी स्क्वायर। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2 हमारा, ठीक है। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो इधर हो जाएगा x डिवाइड बाई 200 प्लस, या एक काम करो, x हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? टाइम चाहिए ना। तो अगर डिवाइड करोगे तो x आएगा, फिर उसकी वैल्यू पुट करोगे। अब देखो यहाँ हमें टाइम बचाना है, एक काम करते हैं, पहले इससे कर लेते हैं, फिर शॉर्टकट वाला बताएंगे कि एक ही स्टेप में कैसे सॉल्व हो जाएगा। तो हमने क्या करा, यहाँ पर जो मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ उस एक्सप्रेशन को मैं एक बार समझा देता हूँ कि मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड से डिवाइड कर रहा हूँ। तो इधर हो जाएगा x डिवाइड बाई 200 प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ देखो हाफ से हाफ कैंसिल आउट होगा, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, तो 2/4 बचेगा। और 2/4 को मैं लिख सकता हूँ 1/2, फिर 2 इधर मल्टीप्लाई करेगा, 1 इधर मल्टीप्लाई करेगा, तो ये बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 200 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो x इधर लाओगे तो x की वैल्यू फिर से आई 200। अब बताओ x 200 है, कहीं उठा के पुट कर दो। चलो मैं पहले में पुट करता हूँ, तो 200 इज इक्वल टू, ये हाफ से हाफ कैंसिल, टी स्क्वायर हो गया, तो टी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा? रूट में 200, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? रूट में 100 इंटू 2 लिख सकता हूँ। तो 100 का 10 बाहर आ गया, तो 10√2 सेकेंड आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। आंसर इसका आ जाएगा सी, कितना? 10√2 सेकेंड, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई भाई? एक्स निकाला, पुट कर दिया। अब देखो यहाँ पर बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा था कि भाई एक आगे है और दूसरा पीछे 200 मीटर, दोनों सेम टाइम पे चल रहे, तो कब कवर करेगा? मान लिया कि 10 सेकंड बाद या 2 सेकंड बाद या टी सेकंड बाद कवर कर लेगा, पकड़ेगा। तो टी सेकंड में ये कितना चलेगा? बस जो आगे था वो एक्स चला, और पीछे वाला कितना चलेगा? ये वाली डिस्टेंस भी चलेगा, और जो पीछे है वो भी चलेगा, तब तो जाके पकड़ पाएगा इसको। समझ आई बात यहाँ तक? क्लियर सबको? अच्छा, इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि दूसरे तरीके में हम एक काम करेंगे, यहीं पर इरेज कर रहे हैं। अब वहां पर मैं एक्सप्रेशन क्या यूज करूंगा उसको देखना, ठीक है। मैं यूज कर लूंगा इक्वेशन 2 -1 कर दूंगा, तो 2 में से 1 माइनस करोगे तो ये माइनस बन जाएगा, तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बचेगा 200। यहाँ पर देखो क्या है, ये कैंसिल आउट हुआ तो टी स्क्वायर बचा, इधर बचा 2t स्क्वायर, तो 2t स्क्वायर में से टी स्क्वायर जाएगा तो क्या बचा? टी स्क्वायर। डायरेक्ट यहाँ से टी स्क्वायर आ गया, तो टी की वैल्यू क्या होगा? रूट में 200, और ये आया कितना था? 10√2 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट आ गया। अब आपको x निकाला, फिर पुट करने की जरूरत नहीं पड़ी, जो यहाँ पर आपको टाइम लग रहा था, तो ये टाइम आपका यहाँ से सेव हो जाएगा। समझ आई यहाँ तक बात? फटाफट से सब लोग बताएंगे कि यहाँ तक बात समझ में आई, नहीं समझ में आई, ठीक है। चलो आगे चला जाए। चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा, अ टेनिस बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन द, अच्छा, ऑन टू द फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 9.8 मीटर, ठीक है, बहुत बढ़िया। 9.8 मीटर से इसको ड्रॉप करा, इट रिबाउंड्स टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर, ठीक है। बॉल comes in contact with the floor for 0.2 सेकेंड, द एवरेज एक्सीलरेशन। सवाल एक बार समझ लो, ये मान लो ग्राउंड है, यहाँ से हमने 9.8 मीटर की हाइट से एक बॉल को ड्रॉप करा नीचे की तरफ, बॉल आई नीचे, ठीक है। इसके बाद यहाँ से रिबाउंड करा और ऊपर गई ये 5 मीटर तक, ठीक है। ये टोटल सवाल है। अब कह रहा है कि जो यहाँ से बॉल नीचे ग्राउंड से टकराई, यहाँ पर ग्राउंड से टकराने के बाद ये जो टाइम लगा, मतलब ग्राउंड से टकरा कर ऊपर जाने में ये जो टाइम है वो है 0.2 सेकेंड का, ठीक है। हमें एवरेज एक्सीलरेशन बताना है, ठीक है। एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या था, फटाफट से बताओ? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। देखो, जस्ट टकराने से पहले वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या थी? डाउनवर्ड, और मान लेते हैं v थी, और टक्कर कितने टाइम के लिए हुई? 0.2 सेकंड के लिए हुई, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद टकराने के बाद वो ऊपर गई, तो ऊपर मान लेते हैं वेलोसिटी, सपोज, चलो अच्छा इसको u बोल देते हैं, और ऊपर वाले को हमने v बोल दिया। समझ आई बात? क्लियर यहाँ तक? अब किसी तरह u और v की वैल्यू आ जाए तो टाइम हमारा, भाई एक बात बताओ, इस स्पीड को चेंज करने में टाइम कितना लगा? 0.2 सेकंड का ही तो टाइम लगा, और जब 0.2 सेकंड का ही टाइम लगा तो डेल्टा टी तो हमें मिल गया। अब डेल्टा वी किसी तरह मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। मुझे एक बात बताओ, आपने पढ़ा होगा कि जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक्चुअल में सवाल आ गया तो वहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कुछ चीज़ें। एक काम करते हैं, उसको थोड़ा समझ भी लेते हैं क्या बनेगा, ठीक है। देखो,
एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जो इक्वेशन बनता है, जैसे हम लिखते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ET लिखते हैं। अब एक बात बताओ, ए की जगह एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी हो जाएगी, ठीक है, तो v इज इक्वल टू यू। अच्छा, एनसीईआरटी ऐसी कहती है कि अपवर्ड वाली डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव लेना है और डाउनवर्ड वाले डायरेक्शन को आपको नेगेटिव लेना है। अगर आप इसकी बात नहीं भी मानोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। आपको क्या करना है, ऐसा कोई ज़रूरी फिक्स पैटर्न नहीं है कि आपको अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ही मानना है और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मानना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों? देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देखी जाती है। अगर आप अपवर्ड वाले को पॉजिटिव तो डाउनवर्ड अपोजिट डायरेक्शन हुआ तो नेगेटिव लेना पड़ेगा। आप डाउनवर्ड को नेगेटिव मान रहे हो तो अपवर्ड को पॉजिटिव मानना पड़ेगा। तो बेसिकली दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। बाकी एनसीईआरटी ऐसा लिखती है कि अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव होना चाहिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मानना है तो हम भी यही मान ले, कोई दिक्कत की बात नहीं। बाकी आप जैसे मान के करोगे आपके सवाल में गलती नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, हमने जी को डाउनवर्ड माना और डाउनवर्ड को नेगेटिव मान लेते, तो सवाल हमारा जो बन जाएगा, इक्वेशन पहला ये बन जाएगा u माइनस GT, ठीक है। अच्छा, दूसरा s इज इक्वल टू UT, यू अपवर्ड, हमने माना कि बॉल को हम अपवर्ड की तरफ फेंक रहे हैं, तो ऊपर की तरफ वेलोसिटी दे दिया u माइनस हाफ GT स्क्वायर हो जाएगा। तीसरा इक्वेशन जो बना v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GH, ऊपर जा रहा, हाइट कवर कर रहा था, s की जगह हमने h मान लिया। सपोज यहाँ से बॉल को फेंका हमने और h हाइट के लिए गया, तो हमने इक्वेशन लिखा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GH। अब इसमें ना कुछ केसेस बनते हैं जो हमें देखने पड़ेंगे, ठीक है। सपोज मान लो कि हमने क्या करा, अच्छा ये जो h है ना, इसकी डायरेक्शन लेने में थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत आती है, उसको जरा समझते हैं। सपोज मान लो आपने बॉल यहाँ से फेंका, ठीक है। अगर बॉल आपने यहाँ से फेंका और इसको ऊपर जा रहा है, तो देखो इनिशियली ये हुआ और फाइनली ये हुआ। अब मैं एनसीईआरटी के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि ऊपर वाले को मैंने पॉजिटिव मान लिया, नीचे वाले को नेगेटिव, तो h की डायरेक्शन क्या होगी। अगर इनिशियल टू फाइनल ऊपर की तरफ है तो h क्या लेना है, आपको पॉजिटिव लेना है। अगर मान लो इसी बॉल को मैं ऊपर से ड्रॉप करता, तो ऊपर से ड्रॉप करता तो मेरी इनिशियल पोजीशन ये हो गई और ये नीचे की तरफ आ रहा है, फाइनल पोजीशन ये हो गया। तो इनिशियल टू फाइनल क्या है, डाउनवर्ड है, और जब इनिशियल टू फाइनल डाउनवर्ड है तो हम इसको क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे, ठीक है। तो आपको देख लेना है। अब जैसे इसमें क्या होता है कि सपोज मान लो हम क्या करते हैं, हम बॉल को एक हाइट के बाद ऊपर की तरफ ड्रॉप फेंक दिया यहाँ से, ठीक है। अब इनिशियल पोजीशन हमारी ये रही, बॉल ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, फाइनली यहाँ आई, ठीक है। तो फाइनली तो इनिशियल टू फाइनल डाउनवर्ड है ना, तो आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। अब कई बच्चे ये रट लेते हैं कि अगर बॉल को हमने ऊपर फेंका तो h पॉजिटिव ही लेना। नहीं भाई, आप देखो ना इनिशियल टू फाइनल कहाँ आ रहा, आपको हमेशा इनिशियल और फाइनल पोजीशन को कंसीडर करना है। अगर इनिशियल टू फाइनल जो है अपवर्ड डायरेक्शन में हो रही है तो आपको h पॉजिटिव लेना है, और अगर इनिशियल टू फाइनल डाउनवर्ड हो रहा है तो आपको नेगेटिव लेना है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के हिसाब से। जो हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है और डाउनवर्ड को नेगेटिव माना, उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। समझ आई बात यहाँ तक, ठीक है। अब कुछ चीजें थोड़ा समझ लेते हैं, इसमें आगे काम आएगा। सपोज मान लो हमारे पास एक बॉल है, हमने उसको नीचे से v वेलोसिटी दे दिया, ठीक है। तो हमसे पूछता है कि मैक्सिमम कितनी हाइट तक जा पाएगा। हमने बोला ठीक है, कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो एक बात बताओ, अगर नीचे मैंने v से दिया तो टॉप पर जाकर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 और इनिशियल वेलोसिटी v है। तो फाइनल यहाँ पर इसमें पुट करोगे तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी v स्क्वायर है माइनस 2GH। अब आप बोलोगे कि सर h और यहाँ g की जगह माइनस क्यों आया, क्योंकि देखो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड तो नेगेटिव लोगे। अब इस बॉल के लिए देखो इनिशियल टू फाइनल कहाँ है, अपवर्ड है, तो h क्या आएगा, h आएगा पॉजिटिव। तो हमने h पॉजिटिव के साथ रखा और g नेगेटिव के साथ, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आया है। क्योंकि एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो s की जगह h लिखा जो पॉजिटिव के साथ आया, और a की जगह g लिखा जो नेगेटिव के साथ आया। तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलके नेगेटिव, और यहाँ फिर नेगेटिव पॉजिटिव मिलके तो इस जगह पे नेगेटिव आ गया, ठीक है। अब मुझे बताओ, इसको अगर मैं उठा के इधर ले आऊँ तो 2GH की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी, v स्क्वायर बाई 2g, ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ से h की वैल्यू, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम v वेलोसिटी से नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो उसमें अगर आपको मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पूछे तो v स्क्वायर बाई 2g आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई,
क्लियर सबको? बहुत बढ़िया। जरा आगे चलते हैं। ये पहला केस बन गया, ठीक है। इन इक्वेशन को मैं इरेज कर देता हूँ, इधर मैं रिजल्ट लिखते हुए चलूंगा कि क्या क्या रिजल्ट जो आपको टाइम बचा सकते हैं उनको आपको याद करना है। तो जब आपने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका तो जो मैक्सिमम हाइट हो जाएगा वो v²/2g हो गया। v से फेंकोगे तो v² आएगा, u से फेंकोगे तो u² आएगा। दूसरा केस ये कहता है कि अगर मान लो हमारे पास एक बॉल है जिसको हम h हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, u 0 है, तो नीचे पहुंचते टाइम उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है वो हमें पूछ रहा है। तो हमने बोला ठीक है। तो इस समय अगर हम लगाएं तो v² = u², ये टर्म 0 हो गया, -2। अच्छा देखो जी, h इस बार कैसा आएगा, प्लस या माइनस के साथ? भाई इनिशियल टू फाइनल क्या है, डाउनवर्ड है, तो माइनस के साथ आएगा, माइनस है, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2gh। तो यहाँ पर अगर हमने बॉल को ऊपर से ड्रॉप करा तो नीचे आते समय जो v की वैल्यू हो जाएगी √2gh हो जाएगी। समझ आई बात यहाँ तक? क्लियर सबको? चलें आगे की तरफ। चलो अच्छा इसी केस में अगर आपसे टाइम पूछ लेता है कि भाई टाइम बताओ कितना लगेगा इसको नीचे आने के लिए, तो टाइम आप फिर कैसे निकालते हैं? आप निकालते s = ut प्लस हाफ at² से, ठीक है। तो यहाँ से h की जगह -h आता, s की जगह, क्योंकि इनिशियल टू फाइनल डाउनवर्ड है, u ड्रॉप कर रहे हैं तो 0 आएगा। अच्छा -g आएगा, ये हाफ होगा ना, ठीक है, -12g, क्योंकि g की वैल्यू नेगेटिव के साथ आएगी तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, इंटू t²। तो 2 आके यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, माइनस से माइनस मर जाएगा, तो 2h/g, g यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके डिवाइड करेगा, = t²। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2h/g आएगी, ठीक है। तो जब आप ड्रॉप कर रहे हैं तो उस समय जो नीचे आने का टाइम लगेगा √2h/g टाइम लगेगा। समझ आई बात यहाँ तक? क्लियर सबको? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे एक बात बताओ ये सवाल हो गया। अब जरा उसी में चलते हैं जो पहला वाला केस हमने लिया था कि एक बॉल को हमने v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका था तो h हाइट तक गई थी, ठीक है। अब अगर मान लो कि v ना दे, बोले कि हमने एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका और h हाइट गेन कर रहे तो उसकी वेलोसिटी बताओ, ठीक है। तो फाइनली टॉप पर तो 0 हो जाएगी वेलोसिटी। तो फिर से हम यही इक्वेशन यूज करेंगे, u² = v² = u², माइनस का क्या हो जाएगा 2gh यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही, इनिशियली कितना है, इनिशियल वेलोसिटी हमने मान लिया कि u हमने दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये 0 = u² - 2gh। तो u² की वैल्यू आ जाएगी 2gh। यहाँ से देखो u की वैल्यू प्लस माइनस रूट में आएगी 2gh, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि भाई रूट में 2gh ऊपर की तरफ, स्पीड आपसे पूछ रहा है तो आपको बेसिकली मैग्नीट्यूड बताना है, ठीक है। तो जब आप नीचे से बॉल को फेंक रहे हो, अगर आपको स्पीड दिया है, ठीक है, तो आप हाइट निकाल सकते हो। अगर आपको हाइट दिया है तो आप स्पीड निकाल सकते हो, u = √2gh वाले सवाल से, ठीक है। और यहाँ पर देखो हमने, ठीक है। अच्छा यहाँ पर टाइम भी निकाल सकते हैं, ठीक है। टाइम कैसे निकालेंगे, देखो टाइम निकालने का तरीका क्या है कि अगर आपको v दिया है, सपोज यहाँ से u आपको दिया है, फेंक रहा है, टॉप पे 0 होगा, तो आप पहला इक्वेशन यूज करो, कौन सा, v = देखो टाइम हमें कैलकुलेट करना है, पहला इक्वेशन हम यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात समझेंगे कि टाइम अगर आप देखोगे तो यहाँ से बॉल ऊपर जाएगी, उसके बाद बॉल नीचे आएगी। तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है, सपोज t टाइम लगा, तो नीचे आने में भी उतना ही टाइम लगेगा। ऊपर जाने वाले टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ असेंडिंग, ठीक है, असेंडिंग हो गया। और नीचे आने वाले टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंडिंग, ठीक है, डिसेंडिंग। तो नॉर्मली जो आइडियल कंडीशन होता है जिसमें हम लोग एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करते हैं, जैसे ऐसे सवाल में, ठीक है, तो वहाँ पर टाइम ऑफ असेंडिंग और टाइम ऑफ डिसेंडिंग दोनों सेम होता है। और उसके लिए एक तरफ का आप निकालो और उसका डबल कर दो तो आपको टोटल टाइम आ जाएगा कि कितने टाइम में ऊपर गया और नीचे आया। और सिर्फ अगर आपसे पूछ रहा है कि ऊपर जाने का टाइम क्या होगा तो उसका हाफ होगा, मतलब ऊपर जाने का जितना आपने निकाला वही होगा। और टोटल पूछेगा तो ऊपर जाने का और नीचे आने का सेम हो गया तो 2 टाइम्स हो गया ना, तो दोनों को आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। समझ आई बात, ठीक है। अगर एयर रेजिस्टेंस को हमें नेग्लेक्ट नहीं करना है तो रेजिस्टिव फोर्स का बनता है, फिर वहाँ पर टाइम ऑफ असेंडिंग टाइम ऑफ डिसेंडिंग जो है सेम नहीं होता, अलग अलग
बात है उसको हम लोग आगे कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो तो जरा निकालते हैं इसको और समझते हैं क्या केस बनेगा। मान लेते हैं टी टाइम लगा इसको जाने में, तो अगर मैं पहला इक्वेशन यूज करूँ v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो मुझे एक बात बताओ, टॉप पर वेलोसिटी 0, एक तरफ का निकाल के मैं दूसरा डबल कर रहा हूँ। एक और तरीका है जिससे निकल सकता है, लेकिन उसको हम लोग अभी समझेंगे, ठीक है। मुझे बताओ v 0 हो गया, u से हमने फेंका, एक्सीलरेशन माइनस जी इंटू टाइम लगा t, तो t की वैल्यू कितनी, इधर आके प्लस हो जाएगा, u बाई जी हो गया। तो टॉप पर सिर्फ जाने का टाइम हुआ u बाई जी, और टोटल टाइम जो हो जाएगा उसको कैपिटल टी बोले तो 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल टी, तो 2u बाई जी, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा सवाल बना, एक तो t अपवर्ड और t डाउनवर्ड, इन दोनों का टाइम जो होगा सेम होगा और होगा u बाई जी के ऊपर। तीसरा इसमें बनता है कि टोटल टाइम कैपिटल टी 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल टी, और ये हो जाएगा 2u बाई जी, ठीक है। तो ये आपका पहला केस जो ऊपर ऊपर जा रहा है उसमें क्या क्या पूछ सकता है, क्या क्या दे करके वो हमने निकाल लिया, ठीक है। अब दूसरा ड्रॉपिंग वाले केस में हमने क्या देखा, एक तो नीचे पहुंचकर कितनी वेलोसिटी हो जाएगी और नीचे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, वो वाले केस हमने देख लिए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाले सवाल जब मिले तो आपको ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन से कर लोगे, लेकिन अगर ये चीज़ें आपको याद रहती हैं तो उससे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा, आप जल्दी जल्दी चीज़ें कर पाओगे। समझ आई बात यहाँ तक, क्लियर सबको? चलो अब हम इस सवाल को करते हैं, ठीक है। तो आते हैं अपने इस सवाल पे, देखो क्या कह रहा है सवाल, उसको समझते हैं। हमसे बोला हुआ है कि 9.8 मीटर की हाइट से हमने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करा और नीचे आया और फिर ये ऊपर 5 मीटर तक गया। जो इस दौरान टोटल टाइम ऑफ कांटेक्ट, मतलब जब नीचे आ रहा था तो नीचे आ ग्राउंड पे कांटेक्ट हुआ और ऊपर जाने में जो टोटल टाइम लगा वो लगा 0.2 सेकंड का। तो हमसे बोला है कि इस दौरान एवरेज एक्सीलरेशन कितना लगा। तो एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ चुका हूँ कि डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। मुझे एक बात बताओ, नीचे वाले को मैं नेगेटिव मान लूँ डायरेक्शन और ऊपर वाले को v माना पॉजिटिव, तो फाइनली क्या हुआ, v माइनस ऑफ u हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा वी में माइनस तो हम करते थे, u ऑलरेडी माइनस के साथ है, डिवाइड बाई डेल्टा टी, तो ये हो जाएगा v प्लस यू बाई डेल्टा टी। अब v और u निकालो, v अगर आप u निकालोगे तो बताओ, हमने ड्रॉप कर रहे हैं 9.8 से, तो डायरेक्ट लिख दो रूट में 2 इंटू जी की वैल्यू 9.8 इंटू नहीं 9.8 h है ना, g कितना लेना है हमें, 10 लेना है, तो g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू 9.8 लेना है। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आप ये आ जाएगा 98 टू जा 196 हो जाएगा, और ये 14 का होता है स्क्वायर रूट, तो u की वैल्यू आ गई 14। अब दूसरा हमें ये वेलोसिटी चाहिए v, और हम फेंक रहे हैं तो ऊपर कहाँ तक जा रहा है। अब इसको अगर मैं ऐसे कंसीडर करूं कि एक ऑब्जेक्ट है, मैं इसको नीचे से फेंक रहा हूँ v वेलोसिटी से और ये हाइट कवर कर रहा है 5 मीटर तक, तो मैं इसमें दूसरे वाले केस का इक्वेशन लगा सकता हूँ क्या, v इज इक्वल टू, v हमें चाहिए, v इज इक्वल टू रूट 2gh लगाया था ना हमने, तो रूट 2gh लगाओ, तो v 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, g की वैल्यू 10 इंटू इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 2gh 5 है, तो ये हो जाएगा 5 10 जा 50 2 जा 100, और बाहर निकालोगे तो v की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। उठा के वैल्यू सारे पुट करो, तो ये जो एवरेज निकल के आया हमारे पास, v है हमारे पास 10 प्लस u है 14 डिवाइड बाई 0.2, तो ये हो जाएगा कितना 24, और पॉइंट हटा दोगे तो ये 240 हो गया, डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 120 एक्सीलरेशन है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये यहाँ पर आंसर आएगा 120। समझ आई बात, क्लियर? तब देखो यहाँ पर हमें सवाल फॉर्मूला याद था, तो इसका और इसका जो हमारे लिए बनाना पड़ा वो इजी हो गया, नहीं तो आपको 2 जगह इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना पड़ता और उससे आपका थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता। समझ आई बात? तो इसलिए अगर छोटी छोटी चीज़ें याद रहेंगी हमें तो हमारा टाइम कम लगेगा। समझ आई बात यहाँ तक? चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है द मोशन ऑफ पार्टिकल along a straight line, ये क्या हो गया, along a straight line is described by इक्वेशन दिया हुआ है x इज इक्वल टू
8 + 12t माइनस टी क्यूब, ठीक है, वेयर x इन मीटर और t इन सेकेंड दिया। द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0। हमसे बोल रहा है रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब डी एक्सिलरेट हो रहा है पार्टिकल, उसकी स्पीड कम हो रही है। तो हमसे पूछ रहा है कुछ समय का एक्सिलरेशन बताओ जब वेलोसिटी 0 हो। तो सबसे पहले ये डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से मैं वेलोसिटी निकाल लेता हूँ। वेलोसिटी हो जाएगा dx/dt। देखो 8 का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, 12t का 12 हो जाएगा -3t²। एक बार इसको 0 कर लो, क्योंकि यहाँ से वो टाइम मिल जाएगा जहाँ पर 0 होना है, तो उसी टाइम पर आपको एक्सीलरेशन बताना है। तो यहाँ से देखोगे तो यहाँ से 3 इसको 0 से इक्वेट किए आप, तो आपको क्या मिल गया, 3t² = 12। तो t² की वैल्यू आई 12/3 मतलब 4 आ गया। तो t का वैल्यू क्या आ गया, +-2 सेकंड। आपको पता है कि टाइम नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए हम मानेंगे 2 सेकंड। भाई इसका 4 का स्क्वायर रूट मानोगे ना, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, +-2 लोगे, +-2 में टाइम नेगेटिव होता नहीं, तो +2 सेकंड हो गया, ठीक है। अब आगे जरा एक्सीलरेशन भी निकाल लो। इसका मतलब आपको एक्सीलरेशन कहाँ बताना है, एक्सीलरेशन आपको बताना है 2 सेकंड पर। तो बताओ अगर हमारे पास वेलोसिटी है टाइम का फंक्शन, तो उसको मैं अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरा एक्सीलरेशन मिल जाएगा। अरे बताओ समझ आए कि नहीं है, ठीक है। तो जरा इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आया, इधर 0 है, 12 है, 12 का डिफरेंशिएशन 0, -3, 2 आके इधर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो 6 हो गया, इंटू टी हो गया। तो हमें इस टाइम पर बताना है, तो -6 इंटू टी की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर करोगे 4, तो -24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब माइनस आ रहा है, आंसर में माइनस दिया नहीं है, तो माइनस हटाएंगे, क्यों, क्योंकि आपसे पूछा है रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन हमेशा नेगेटिव में आता ही है। तो रिटार्डेशन जब पूछ ही लिया तो आपको नेगेटिव लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो गया, 24 हो गया। समझ आई बात यहाँ तक, क्लियर सबको, चलें आगे। बहुत बढ़िया सवाल लीजिए था, ठीक है। तो ऐसे सवाल आपको करने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। चलो चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट। अच्छा, आफ्टर 10 सेकेंड एक काम करते बनाते चलते। आपको पता है कि इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है और इधर साउथ होता है, ठीक है। तो क्या रहा है कि एक बॉडी स्टार्ट हुई चलना यहाँ से, सपोज मान लेते हैं यहाँ से चलना स्टार्ट करी, और इसने 30 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट चल रही थी, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसके बाद आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में मान लो कि यहाँ से चलती रही, इनिशियली इधर थी इसकी वेलोसिटी, 10 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी हो गई टूवर्ड्स नॉर्थ ना, और कितनी हो गई 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो क्या इसको मैं फाइनल वेलोसिटी बोल सकता हूँ, और इसको मैं लिख सकता हूँ v फाइनल, और ये हो जाएगा 40j, नॉर्थ में j मान लिया, और इसको मैं इनिशियल बोलूँ तो इधर वाले को मैं i वेक्टर से दिखा सकता हूँ, मैं वेक्टर में लिख रहा हूँ। तो v इनिशियल हमारे पास मिल गया 30i मिल गया। हमसे पूछा एवरेज एक्सीलरेशन, टाइम कितना है, डेल्टा टी की वैल्यू कितने टाइम में चेंजेज आया, 10 सेकंड में चेंजेज आया, ठीक है। तब मुझे बताओ टाइम पूछा, अब हमसे पूछा एक्सीलरेशन, तो मैं लिखूंगा डेल्टा v बाई डेल्टा टी। डेल्टा v का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है 40j, तो मैं लिखूंगा 40j माइनस 30i डिवाइड बाई 10, ठीक है। यहाँ से मैं 10 कॉमन ले लूंगा तो बन जाएगा 4j माइनस 3i बन जाएगा, और डिवाइड बाई 10, 10 से 10 कैंसिल। अच्छा, ए आ रहा है जो वेक्टर में आ रहा है, वेक्टर में ए आया 4j माइनस 3i, बहुत बढ़िया। इसका मैग्नीट्यूड हमसे पूछा, मैग्नीट्यूड निकालोगे, आपको पता है वेक्टर अगर दिया तो मैग्नीट्यूड निकालते समय i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर करना होता है, तो हमने कर दिया। तो देखो k तो है ना, i का कोफिशिएंट -3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ये रूट में हो गया 25, बाहर निकालोगे तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। अब देखो ये तो मैग्नीट्यूड ही पूछा था तो सवाल आसान हो गया, इसमें डायरेक्शन भी पूछ सकता है। अभी इस टाइम पर डायरेक्शन पूछेगा तो क्या बताओगे, एक्सीलरेशन आ क्या रहा है, देखो वेक्टर फॉर्म में इतना आया है ना। अब जरा मैं इसको समझा रहा हूँ, इधर का इरेज कर रहा हूँ पोर्शन, ठीक है। देखना इधर अगर इरेज करके लिखूं मैं, तो मुझे बताओ, इसी को मैं वेक्टर में दिखाऊंगा, j है, j मतलब अपवर्ड, कितना लग रहा है 4, -3i है, -i का मतलब इस डायरेक्शन में आता है कितना 3, ठीक है। अब अगर मैं मान लूँ
कि एक्सीलरेशन कुछ इधर ही लग रहा है, ठीक है, जे में इतना जा रहा है और आई में इतना जा रहा है, और मैं एक्स एक्सिस से ही एंगल निकाल रहा हूँ, ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल से। आपको वर्टिकल से पूछे तो ये वाला निकाला तो 90 माइनस थीटा कर देंगे, तो यहाँ से मैं tan थीटा लिख रहा हूँ। अब आप बताओ, अगर ये थीटा लिया तो ये वाला बेस हो जाएगा और ये वाली लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये इसके बराबर होगी, तो इसकी वैल्यू 4 दिया तो tan थीटा हो जाएगा 4/3। समझ आई बात? अब 4/3 किसकी वैल्यू होती है जरा बताओ मुझे? tan 37 या tan 53? देखो ये हो जाएगी थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री की वैल्यू होती है। अब अगर नहीं याद है आपको तो याद होना चाहिए, आप ऐसे कर सकते हो कि साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5 और साइन 53 की वैल्यू होती है 4/5, कॉस 37 की वैल्यू होती है 4/5 और कॉस 53 की वैल्यू होती है 3/5, क्योंकि कॉस क्या होता है ना, 0 से लेकर 90 तक डिक्रीज होता है, तो 37 की वैल्यू बड़ी होगी और 53 की वैल्यू छोटी होगी। अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, किसको किसको, साइन 37 और कॉस 37, तो ये बन जाएगा क्या, साइन 53 और कॉस 53, मैं डिवाइड कर रहा हूँ साइन 53 डिवाइड बाई कॉस 53, और ये क्या बन जाएगा, tan 53 बनेगा, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी जरा देखो, साइन 53 है 4/5 और कॉस 53 कितनी है 3/5, 5 से 5 कैंसिल, 3 चला जाएगा ऊपर तो 4/3 आ जाएगा, 4/3 ही तो था, तो इसीलिए मैंने थीटा लिख दिया 53 डिग्री। तो ये आपको याद होना चाहिए 37 और 53, साइन कॉस टेन तीनों में याद होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा स्टैंडर्ड एंगल है ना जो हमारे फिजिक्स में बहुत यूज होता है, वेक्टर में बहुत यूज होगा, रिलेटिव मोशन में बहुत यूज होगा, ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए। चले आगे, यहाँ तक बात समझ में आई सबको, क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा तो देखो यहाँ तक हमारा हो गया है, ठीक है। अच्छा चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, अ पार्टिकल मूविंग along x axis has a acceleration f at a given at time t और गिवन बाई दिया है इतना। अच्छा f हमें दिया है f0 1 माइनस स्मॉल टी बाई कैपिटल टी। बोल रहा है f0 और कैपिटल टी कांस्टेंट है, द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0 हैज 0 वेलोसिटी। तो t इज इक्वल टू 0 पर जो पार्टिकल है उसके पास वेलोसिटी भी 0 दे रखा है। एक कंडीशन हमारे लिए बोल रहा है कि इन द टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू 0 एंड इंस्टेंट व्हेन f0, मतलब जो एक्सीलरेशन है वो 0 है, द पार्टिकल वेलोसिटी हमसे पूछा हुआ है। चलो ठीक है, तो सबसे पहले वो टाइम निकाल लेते हैं जहां पर एक्सीलरेशन 0 है। तो मैंने एक्सीलरेशन f को 0 कर दिया, ये बन गया हमारे पास f0 और 1 माइनस स्मॉल टी बाई कैपिटल टी। ये निकालना हमारे लिए जरूरी है। काम करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा f0 माइनस f0 टी बाई कैपिटल टी। इसको उठा के इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, f0 स्मॉल टी बाई कैपिटल टी, इधर आके प्लस हो जाएगा और इधर हो गया स्मॉल, अच्छा f0 बचा, f0 से f0 मर जाएगा तो स्मॉल t की वैल्यू जो आए इधर जाके मल्टीप्लाई कर लेगा कैपिटल टी। तो आपको वेलोसिटी बतानी है t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू कैपिटल टी के बीच, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो जरा करने की कोशिश करते हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या दिया हुआ है, एक्सीलरेशन दिया हुआ है, ठीक है। एक्सीलरेशन किसका फंक्शन दिया, पहले तो ये देखो टाइम का फंक्शन दिया है, और जब एक्सीलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्सीलरेशन को dv बाई dt लिख सकता हूँ, ठीक है, या फिर वेलोसिटी एज अ टाइम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हो तो भी हम एक्सीलरेशन को क्या लिख सकते हैं, dv बाई dt लिख सकते हैं, ठीक है। तो बात दोनों ही सही है। तो एक्सीलरेशन की जगह मैं लिखूंगा dv बाई dt, तो एक्सीलरेशन क्या है f, इसकी जगह लिखो dv बाई dt इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एक काम करो इसको ओपन करके लिखते f0 स्मॉल टी बाई कैपिटल टी, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ से लिखूंगा dv इज इक्वल टू हो जाएगा f0 माइनस f0 टी बाई कैपिटल टी इंटू dt हो जाएगा। मैं करूंगा इसको इंटीग्रेट, t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, 0 दे रखा है, और हमें निकालना कितने पे, t इज इक्वल टू कैपिटल टी पे निकालना है। पार्टिकल की वेलोसिटी मैंने मान लिया v, dv का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन, dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा, v माइनस 0 v बनेगा, तो इधर बन गया v, इधर जरा इंटीग्रेट करो तो ये बन जाएगा f0 t, भाई इधर कुछ नहीं है तो dt आके मल्टीप्लाई करेगा, f0 dt का क्या हो जाएगा, f0 t हो जाएगा, माइनस इधर क्या बनेगा, t ऑलरेडी है तो f0 बाई कैपिटल t कांस्टेंट हो गया, और t dt का क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक निकालना है, 0 टू कैपिटल
टी तक निकालना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। v इज इक्वल टू क्या मिला, जीरो पुट का सॉरी पहले कैपिटल टी पुट करोगे तो क्या मिल जाएगा, एफ नॉट कैपिटल टी माइनस एफ नॉट कैपिटल टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल टी। ठीक है, ये तो टी पुट करके माइनस जीरो पुट करोगे तो इधर भी टी है इधर भी टी है तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो v की वैल्यू आ जाएगी एफ नॉट टी माइनस यहाँ से टी स्क्वायर कैंसिल, तो एफ नॉट टी बाई 2 कितना बचेगा भाई, 2 एलसीएम ले लोगे तो एफ नॉट कैपिटल टी बाई 2 बचेगा, एफ नॉट कैपिटल टी बाई 2 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। समझ आई बात, क्लियर यहाँ तक सबको? ठीक है, तो चलो आज हम यहीं पर रोकते हैं इसको। ठीक है, आगे इसका भी कंटिन्यू करेंगे, 2-3 वीडियो मेरे ख्याल से और आएंगे, इसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो तब तक बढ़िया से पढ़ाई करो, नोट्स अपने रिवीजन करो और फॉर्मूला बिल्कुल आपके टिप्स पर होना चाहिए। ठीक है, जितने भी शॉर्टकट फॉर्मूले हैं, जितने भी इक्वेशंस जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह, ये सारे आपके टिप्स होने चाहिए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया।